हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू ट्रू आई एस एंड पी सी एस। तो दोस्तों, अभी तक हम लोग इस चैप्टर के अंदर जो है स्केड्यूल ट्राइब के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, पीवीटीजीज के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, ट्राइब्स का एक जनरल ओवरव्यू ले चुके हैं। उसके बाद हमारी जो सेकेंड डिस्कशन का जो फेज है इस चैप्टर के अंदर, एक बारी डेप्थ में इंट्रोडक्शन जानने के बाद के ट्राइब्स क्या होते हैं, स्केड्यूल ट्राइब्स क्या होते हैं, पीवीटीजीज क्या होते हैं। फिर हम लोग एरिया वाइज, रीजन वाइज भारत के अंदर ट्राइब्स को बाइफरकेट करके पढ़ रहे थे, और अभी तक एक रीजन के ट्राइब्स हमने कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कवर कर लिए हैं, और वो है हमारा हिमालयन रीजन। ठीक है। अब दोस्तों, आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे डिस्कस करना ट्राइब्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर जब मैंने एंड करा था, मैंने आपको बताया था नॉर्थ ईस्टर्न रीजन मतलब ये वाला इलाका हिंदुस्तान का, जिसके अंदर आप स्टेट्स को जानते हो, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, ये सारे जो 8 सिस्टर्स वाले जो स्टेट्स हैं, ये है नॉर्थ ईस्ट। यहाँ की ट्राइब्स को आज हम कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो नीचे आपको एक टॉपिक दे रखा है, ट्राइब्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, ये नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। सबसे पहली जो ट्राइब यहां पर है जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, वो है नाइशी ट्राइब, जिसका दूसरा नाम बिल्कुल अलग से ही है, दाफला ट्राइब। तो आपको ये याद होना चाहिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट दाफला ट्राइब ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, या फिर दाफला ट्राइब जर्नल। अगर ये क्वेश्चन आ गया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, फिर स्टेटमेंट बना जाए कि ये कहाँ रहते हैं, कहाँ नहीं रहते हैं, तो याद रखना नाइशी या दफला एक ही नाम है, एक ही ट्राइब को बोला जाता है। नॉर्थ ईस्ट की ट्राइब्स के बारे में इत्मीनान से आराम से समझना। हिमालयन रीजन की ट्राइब्स को भी मैंने बहुत आराम से टाइम लगा लगा के आपको एक एक एस्पेक्ट समझाया था। उसमें हमें 2-4 वर्ड से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिल गए थे। ऐसे ही यहाँ पर समझने की कोशिश करना। ठीक है। नाइशी ट्राइब जो है वो अरुणाचल प्रदेश के अंदर पाई जाने वाली सबसे बड़ी ट्राइब है। अच्छा, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ ज़रा। अगर आप पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया के लेक्चर्स को देखोगे, मतलब चाहे आपने वो बुक पढ़ रखी हो 12th में पॉलिटिकल साइंस में, या फिर अगर आप मेरे लेक्चर्स को देखो, जब हम उसके अंदर चैप्टर नंबर 8 पर जाते हैं, रीजनल एस्पिरेशंस, वो चैप्टर किसके बारे में है कि भारत में राजनीतिक इतिहास में एक ऐसा दौर आया था जहाँ पर विभिन्न राज्य जो हैं उनके अंदर से लोग ये डिमांड कर रहे थे कि हमारे राज्य को सेपरेट स्टेटस नहीं दो, कुछ राइट्स नहीं दो, कुछ फ्रीडम नहीं दो, पूरा भारत से अलग करके एक सेपरेट कंट्री बना दो। वो चैप्टर उसके बारे में है। तो उधर एक चैप्टर, उस चैप्टर में एक मेजर डिस्कशन नॉर्थ ईस्ट के बारे में भी है। ठीक है। वहां पर आपको यह जानने को मिलेगा, नॉर्थ ईस्ट में मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन कैसी पॉपुलेशन है? एनी आइडिया? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन ट्राइबल पॉपुलेशन है। जैसे अगर आप मध्य प्रदेश की बात करो, तो मध्य प्रदेश में आपको जर्नल पॉपुलेशन मिल जाएगी इन टर्म्स ऑफ रिलीजन, रिलीजियस पॉपुलेशन मिल जाएगी, और यहां पर आपको स्केड्यूल ट्राइब भी देखने को मिल जाएंगे। छत्तीसगढ़ में भी ऐसा होगा। लेकिन ये इकलौता ऐसा रीजन है भारत का जहां पर मोर देन 85 टू मोर देन 90% जो आबादी है, वैसे तो देखो बुक्स ये कहती हैं नॉर्थ ईस्ट इज द ओनली रीजन जहां पर सारे लोग, मतलब जो हैं वो ट्राइबल कम्युनिटी से ही बना हुआ है पूरा रीजन। लेकिन हम ऐसा बोल नहीं सकते हैं, जनरल लोग, जनरल कैटेगरी वाले लोग भी यहाँ पर रहते ही होंगे, या फिर ट्राइबल पॉपुलेशन जो कि मेन स्ट्रीम सोसाइटी का पार्ट बन चुकी है, जिनका रूट ट्राइबल पॉपुलेशन का हो। लेकिन प्रॉपर तरीके से जो हमारे दिमाग में छवि आती है ट्राइबल पॉपुलेशन की, उसको मद्देनजर रखते हुए, प्लस जो हमने इस चैप्टर के अंदर सीखा है कि क्या होते हैं ट्राइब्स, क्या होते हैं स्केड्यूल ट्राइब्स, और क्या होते हैं पीवीटीजीज, तो लगभग
85% आबादी से लेकर 90% जो आबादी है पूरे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, ये सारी जो 8 राज्यों के जो मैंने नाम लिए आपसे, ये सारे के सारे इनके अंदर जो मेजर पॉपुलेशन की जो मतलब जिससे बने हुए जो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है यहाँ पर पॉपुलेशन का, वो ट्राइबल पॉपुलेशन है। ठीक है, अब आप इस चीज़ को बेस बनाकर आगे मेरे साथ एक एक करके ट्राइब्स के बारे में पढ़ो विच आर फाउंड इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। सबसे पहले ट्राइब हम पढ़ रहे हैं नाइशी या फिर दाफला। अरुणाचल प्रदेश के अंदर वैसे तो विभिन्न ट्राइबल पॉपुलेशन पाई जाती हैं, विभिन्न ट्राइब्स पाई जाती हैं, लेकिन सबसे लार्जेस्ट ट्राइब जो है वो है नाइशी ट्राइब, या जिसका दूसरा नाम हम इसको बोल सकते हैं दाफला ट्राइब। ठीक है, दे प्राइमरीली इनहेबिट द, इनका नाम कहां से आया दाफला ट्राइब, ये दाफला हिल्स में रहते हैं और दाफला हिल्स से एक बॉर्डर बनाते हैं असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में। जिस जगह पर ये रहते हैं उधर के पहाड़ों के हिसाब से इनकी ट्राइब का नाम दाफला ट्राइब है, क्योंकि दाफला हिल्स में रहते हैं। लैंग्वेज के हिसाब से इनका नाम नाइशी ट्राइब है, क्योंकि इनकी प्राइमरीली जो ये स्पोकन लैंग्वेज है वो है नाइशी। और ये नाइशी लैंग्वेज कौन सी ब्रॉडर फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस से बिलोंग करती है, सीनो तिब्बतन फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस। एक बहुत अच्छी बात है यहां पर इन ट्राइब में पॉलीजाइनी प्रैक्टिस होता है, दैट इज अ मैन कैन कीप मोर देन 1 वाइफ। ये एक प्रेवलेंट प्रैक्टिस है अमंग दीज ट्राइब, विच इज एक्सट्रीमली हैप्पी थिंग। ठीक है, क्योंकि अगर एक रूट जाए तो फिर बंदा ये कह सकता है मैं दूसरी वाली के पास जा रहा हूं, तो पहली वाली जो रूट हुई है वो भी भागते भागते चली जाएगी। ठीक है, फिर यहां पर एक हॉर्नबिल फेस्टिवल होता है पक्के पाका। पहले मैं इसकी फोटो दिखाता हूं आपको। पक्के पाका हॉर्नबिल फेस्टिवल ये होता है, लोग हॉर्नबिल जैसा अटायर जो है वो पहनते हैं, स्पेशली हेड गियर्स, हेड मास्क, ऐसा। ठीक है, और हॉर्नबिल क्या होता है, हॉर्नबिल एक चिड़िया होती है। लेट मी शो यू। ऐसा ठीक है, पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल। पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल ये सेलिब्रेट करा जाता है अरुणाचल प्रदेश में, प्राइमरीली बाय नाइशी या फिर दाफला ट्राइब। ये जो फेस्टिवल है ये इसलिए सेलिब्रेट करा जाता है क्योंकि इसका मकसद जो है वो ये है टू रिकॉग्नाइज द एफर्ट्स ऑफ द नाइशी कम्युनिटी, कि कैसे वो एक ट्राइबल कम्युनिटी तो हैं लेकिन उनके स्वभाव में हमें एक कंजर्वेशनिस्ट की छवि नजर आती है, कंजर्वेशनिस्ट की झलक नजर आती है। किस बात की कंजर्वेशन, किस चीज के कंजर्वेशनिस्ट से? ये ट्राइब अक्सर हाईलाइट करती हुई आई है, इतिहास इस चीज का गवाह है। इन ट्राइब्स का ये कहना है, नाइशी ट्राइब कह लो, दाफला ट्राइब कह लो, इनके लोगों का ये कहना है देयर इज अ क्रिटिकल नीड टू प्रिजर्व हॉर्नबिल्स। उनकी संख्या कम हो रही है, उसको प्रिजर्व करना जरूरी है। और जाहिर सी बात है इस चिड़िया को ये काफी पूजनीय चिड़िया मानते होंगे।
रिलीजियस बर्ड मानते होंगे, या एटलीस्ट रिस्पेक्ट तो करते ही होंगे। ये ट्राइब जो है, अब क्योंकि फेस्टिवल वैसे ही नहीं कहा, तो मतलब आप चाहे फेस्टिवल कह लो, चाहे ट्राइब्स के साइकोलॉजी के हिसाब से इस टॉपिक को समझ लो, पक्के पाका हॉर्नबिल फेस्टिवल को। इस फेस्टिवल का मेन फोकस वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन पर भी रहता है, पर्टिकुलरली, वैसे तो सभी वाइल्ड लाइफ को बचाना है, लेकिन पर्टिकुलरली हॉर्नबिल्स को बचाना है। विथ 4 स्पीशीज ऑफ हॉर्नबिल्स। कौन कौन सी? ओरिएंटल पाइड हॉर्नबिल, ये वाली होती है ओरिएंटल पाइड हॉर्नबिल। इसकी जो चोंच का ऊपर वाला सिरा होता है वो कुछ ऐसा सा दिखता है, ठीक है। नीचे प्रॉपर बीक है, वो नोक के लिए, ऊपर एक शेल जैसा स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये वाली कौन सी हॉर्नबिल है? ओरिएंटल पाइड हॉर्नबिल। दूसरी रेड हॉर्नबिल, जो कि वल्नरेबल कैटेगरी में आती है IUCN की रेड लिस्ट में। रेड हॉर्नबिल, रेड की स्पेलिंग है WREATHED। रेड हॉर्नबिल आपको कुछ इस प्रकार से दिखती है। एक तो इसके गर्दन में आपको येलो कलर का ऐसा कोई ग्वाइटर जैसा एलिमेंट दिखेगा, आंखें लाल, यहां पर ऐसा, सर पर बाल ऐसे बिल्कुल टॉप साइड पर जैसे कोई कलर लगाया हो, बरगंडी कलर का। बीक में गैप है और ऊपर ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई स्नेल जो है उसका शेल चिपक गया हो, ठीक है। ये इसकी पहचान है। इसका नाम है रेड हॉर्नबिल। रेड का मीनिंग होता है कवर, सराउंड या इनसर्कल समथिंग। ओके, ठीक है। ये वल्नरेबल कैटेगरी में आती है IUCN की रेड लिस्ट में। फिर है रूफोस नेक्ड हॉर्नबिल, ये भी वल्नरेबल कैटेगरी में IUCN की रेड लिस्ट में। इसका प्रॉपर रूफोस नेक्ड है ना, ठीक है। रूफोस का दोस्तों मतलब होता है, डिक्शनरी मीनिंग का पहले यहां पर देख लो, रेडिश ब्राउन इन कलर। रूफोस नेट हॉर्नबिल, गर्दन जो है वो रेडिश ब्राउन कलर की होगी इसकी। क्या ऐसा ही है? जी हाँ, ऐसा ही है। आंखें इसकी हैं ब्लू, ठीक है। तीन हो गई अभी तक। और लास्ट है ग्रेट हॉर्नबिल, जो कि जिसका स्टेटस IUCN की रेड लिस्ट में है नियर थ्रेटेड। ये वाली जो मेन हॉर्नबिल हम डिस्कस कर रहे थे वो थी ग्रेट हॉर्नबिल। जस्ट अ मिनट, ये इसका बीक का जो अपर पार्ट है, बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा किसी ने सच में कोई ग्लू से, फेविकॉल से कुछ एक एक्सटर्नल प्लास्टिक का पार्ट चिपका दिया उसके ऊपर,
कि बाय बर्थ तो ये ऐसी नहीं हो सकती, तो कुछ अलग सा लगा हुआ है। सेम प्लास्टिक या टॉय जैसा कोई एक स्ट्रक्चर इसके बीक के अपर बीक के टॉप साइड पर आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो इट फोकसेस ऑन, ये जो फेस्टिवल है, इट फोकसेस ऑन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, particularly hornbills with 4 species: ओरिएंटल पाइड हॉर्नबिल, रेड हॉर्नबिल जो कि वल्नरेबल स्टेटस की है IUCN की रेड लिस्ट में, रूफोस नेट हॉर्नबिल अगेन उसका वल्नरेबल स्टेटस है इन IUCN रेड लिस्ट, एंड ग्रेट हॉर्नबिल जिसका IUCN की रेड लिस्ट में नियर थ्रेटेंड स्टेटस है। कहां पर ये हॉर्नबिल्स की प्रिजर्वेशन की बात होती है? इन पक्के टाइगर रिजर्व। पक्के टाइगर रिजर्व इज इन अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में आपको टाइगर रिजर्व देखने को मिलता है, पक्के। ओके दोस्तों, देखो आपको एक मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ। पक्के टाइगर रिजर्व की अगर यहाँ पर बात हुई है तो मैं आपको एक चीज़ ज़रा हाईलाइट करके दिखाता हूँ। मैंने गूगल पे लिखा पक्के टाइगर रिजर्व UPSC प्रीलिम्स 2017, मतलब मुझे ऐसा याद है हल्का हल्का कि 2017 में पूछा गया था। तो ये वाला क्वेश्चन एक SST GD कांस्टेबल का एग्जाम होता है, उसमें पूछा गया था डायरेक्टली, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द पक्के टाइगर रिजर्व लोकेटेड। आंसर अब तो आप जानते हो कि ऑप्शन 1 अरुणाचल प्रदेश है। ओके, यहाँ पर देख लो, आंसर इज ऑप्शन 1 अरुणाचल प्रदेश। UPSC ने साल 2018 में ये पूछा था, 18 के प्रीलिम्स में ये वाले क्वेश्चन पूछा था, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द पखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड। अब यहां पर अगर आप सॉल्यूशन पर आओगे, इसका आंसर भी अरुणाचल प्रदेश है। पखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को हम लोग पक्के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी बोलते हैं, और एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी टाइगर रिजर्व की तरह भी डेजिग्नेट करी जा सकती है। ये वाली नॉलेज मैं आपको ऑलरेडी PMFIS के एनवायरमेंट में दे चुका हूं। ठीक है, ओके। तो ये पक्के टाइगर रिजर्व जो है ये एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और इसका नाम पखुई भी है। दिस ईयर्स थीम ऑफ द फेस्टिवल इज लेट आर हॉर्नबिल्स रिमेन। अब देखो, ये जो थीम्स होती है ना, थीम्स को जनरली आप बुक से याद करने से पहले, जब आप एग्जाम में बिल्कुल बैठने वाले हो, मई मंथ के अंदर आजकल प्रीलिम्स होता है, तो ये जो थीम्स अगर आपकी बुक में किसी चीज़ की आती हैं, जो कि ये टॉपिक तो देखो जनरली तो आपको स्टैटिक लगा, ये टॉपिक स्टैटिक है भी, पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल एक स्टैटिक टॉपिक है आपका, लेकिन जब ये थीम की बात आती है तो ये करंट अफेयर का टॉपिक होता है, और आपको लेटेस्ट थीम याद होनी चाहिए जिस भी साल आप एग्जाम के अंदर बैठ रहे हो। तो अभी तो ये बुक लेटेस्ट है तो आपको लेटेस्ट थीम मिल जाएगी, लेकिन आप में से जो लोग 2025, 2026, 2027, 8, 9, 2029-30 तक भी जो लोग बैठेंगे, तो एक बार वो क्रॉस चेक ज़रूर करना, वेरीफाई ज़रूर करना। अलग अलग सब्जेक्ट्स में अलग अलग चीज़ों की थीम होती है, साइंस फेस्टिवल की कोई थीम है, किसी और की कोई थीम है, उसको वेरीफाई करने के बाद स्टिकी नोट साइड में लगा लेना आप अपनी बुक्स में या फिर अपने नोट्स में। इस ईयर की जो पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल की जो थीम थी, हमारे किसी काम की नहीं है, लेकिन फिर भी हम चलो जान लेते हैं, लेट आर हॉर्नबिल्स रिमेन, और इनकी भाषा में, नाइशी लैंग्वेज में, इसको कुछ प्रोनाउंस ऐसे करा जाता है, दुमोतो दुमोतो पागा हम दुमोतो। ठीक है, नेक्स्ट हम नॉर्थ ईस्ट की ट्राइब के बारे में बात करते हैं, आपतानी। पहले मुझे ये बताओ, ये नाइशी या फिर दाफरा ट्राइब के बारे में सारे फैक्ट्स क्लियर हो गए आपके? थीम तो हर साल बदलती है, हर साल फेस्टिवल होता है ना? नहीं नहीं, अरे बात तो एक ही है, उसमें ऐसा तो नहीं है कि आप जाओगे तो आपको निकाल देंगे। थीम तो उन्होंने ही रखी होती है ना। हाँ,
हाँ, ये वाला मैं तभी तो कह रहा हूँ, ये वाला टॉपिक जो लास्ट जो लाइन है इसकी, ये करंट अफेयर है। जिस भी साल आप एग्जाम में बैठ रहे हो, लेटेस्ट जो है उसको देख कर जाओ। अगर मई मंथ के एग्जाम है तो एक बारी अप्रैल मंथ के अंदर जब सारी बुक्स रिवाइज कर रहे हो, एक बारी गूगल से वेरीफाई कर लो कि इस साल की थीम क्या है, लेटेस्ट, वो पता लग जाएगी। ठीक है, फिर हम बात करते हैं आपातानी ट्रैप के बारे में। तो क्लियर है ना दाफला या फिर नाइशी ट्रैप के बारे में सब लोगों को? आगे बढ़ूं मैं? ठीक है, आपातानी। आपातानी ट्राइब जो है ये अरुणाचल प्रदेश के एक हिल वैली में रहते हैं। इसको आप प्रोनाउंस जीरो भी कर सकते हो और जायरो भी कर सकते हो। वैसे इसको जायरो वैली बोला जाता है। अब इनकी एग्रीकल्चर की एक यूनिक बात देखो दोस्तों, ये ना वेट राइस कल्टीवेशन करते हैं। अब वेट राइस मतलब चावल की खेती में वैसे भी अधिक मात्रा के अंदर पानी लगता है। ये वाली चीज़ तो आप बहुत महीनों से जानते हो मेरे फाउंडेशन कोर्स में। आपने इन्वायरमेंट पढ़ रखी है, ज्योग्राफी की बेसिक्स पढ़ रखे हैं, तो इतना तो आप बहुत अच्छे से जानते हो। लेकिन ये चावल की खेती ऐसे करते हैं कि इनको अपनी फील्ड को भिगो कर नहीं रखना है, पानी से भरकर रखना है। इसलिए नॉर्मल राइस कल्टीवेशन और वेट राइस कल्टीवेशन में ये फर्क होता है। ये चीज़ मैंने आपको जब मेंस के एग्रीकल्चर का इंट्रोडक्शन चैप्टर जब मैंने लिया था पहला वाला, उसके अंदर भी ये चीज़ मैंने आपको क्लियर करी थी। तो ये इनका एग्रीकल्चर सिस्टम काफ़ी एक्सटेंसिव तरीके से प्रैक्टिस करा जाता है इनकी ट्राइबल कम्युनिटी में। अब खास बात क्या है, ये इस एग्रीकल्चर सिस्टम में, वेट राइस कल्टीवेशन सिस्टम में, ना तो किसी फार्म एनिमल का यूज़ करते हैं, ना ही मशीन्स का यूज़ करते हैं। मतलब जैसे ज़रूरत तो पड़ी जाती है ना फार्म एनिमल्स की, अब फिर मशीन्स की खेत को जोतने के लिए, सोइंग करने के लिए, किसी न किसी एक स्टेजेस में तो पड़ी जाती है ज़रूरत। लेकिन ये ना फार्म एनिमल्स की मदद लेते हैं चावल की खेती में, ना मशीन्स की मदद लेते हैं। जो आपातानी वैली है जहाँ पर ये रहते हैं, जिसको आप जायरो वैली बोल रहे हो, इट हैज़ बीन प्रपोज फॉर इंक्लूजन एज, प्रपोज करा गया, प्रपोज, ठीक है, अभी बनी नहीं है, कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसका नाम दर्ज कर दिया जाए फॉर इट्स एक्सट्रीमली हाई प्रोडक्टिविटी एंड यूनिक वे ऑफ प्रिजर्विंग द इकोलॉजी। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार के लिए आपातानी वैली कैसी दिखती है। यहाँ पर देखो आप समझ गए वेट राइस कल्टीवेशन क्या है। ये नॉर्मल तो भीगे हुए खेत नहीं लग रहे हैं ना, देख रहे हो पानी से डूबे हुए हैं पूरे। एंड सी द टोपोग्राफी, ज्योग्राफी एंड इकोलॉजी आसपास की, काफ़ी सीनिक ब्यूटी है यहाँ पर। इसका नाम दर्ज कराने की बात चल रही है इन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट। ऐसे करते हैं चावल की खेती, इसको कहते हैं वेट राइस या वेट पैडी कल्टीवेशन टेक्निक। और इसमें ये किसी भी जानवर का, फार्म एनिमल का या फिर मशीन का यूज़ नहीं करते हैं। वो तो इन्होंने बाइफरकेट कर रखा है, मतलब अपने लिए, मतलब सफिशिएंट होता है इनके लिए, सेल्फ सब्सिस्टेंस के लिए। तीसरी ट्राइब की तरफ हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों, मिश्मी ट्राइब। मिश्मी ट्राइब आपको देखने को मिलती हैं अरुणाचल प्रदेश में। ईदू मिश्मी, they are protesting the notification of Dibang Wildlife Sanctuary as Tiger Reserve.
अब ये इदू मिश्मी यहां पर कहां से आ गए? ये एक्चुअली इनका पूरा नाम है, ठीक है, इस मिश्मी ट्राइब का। ये एक चीज के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं बड़े सालों से कि जो दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसको टाइगर रिजर्व का जो है वो दर्जा मिले। इदू मिश्मी जो है ये ट्रेडिशनल हंटर्स हैं एंड दे प्रैक्टिस इयूइना। अब ये क्या होता है? ये एक बिलीफ सिस्टम होता है। अच्छा, एक मिनट, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। इदू मिश्मी जो ट्राइब जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो प्रोटेस्ट इस चीज़ के लिए कर रहे हैं कि दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को टाइगर रिजर्व क्यों बना दिया गया है। ठीक है, ये टाइगर रिजर्व तो है ही, ठीक है। हाँ, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, क्योंकि जब ये ऐसा डिक्लेरेशन आती है ना सरकार की तरफ से, तब इनके राइट्स जो है ना किसी भी ट्राइबल कम्युनिटी के, किसी भी आसपास जंगलों में रहने वाले लोगों के, जब भी किसी जगह को एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, या फिर नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व डिक्लेयर कर जाता है, तो राइट्स जो है वो रिस्ट्रिक्ट होने लग जाते हैं। आप लोगों को PMFIS के इन्वायरमेंट के अंदर एक सर्कल याद होगा ना कि जब कोई नेशनल पार्क होता है तो लोगों के राइट सिर्फ इस रेंज तक रहते हैं, फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के इस रेंज तक रहते हैं, फॉरेस्ट एरियाज़ के इस रेंज तक रहते हैं, विलेज एरियाज़ के इस रेंज तक रहते हैं। तो वो जो है वो और रिस्ट्रिक्ट होने लग जाते हैं कि और ये अंदर तक नहीं जा सकते, ठीक है। तो इदू मिश्मी मतलब ये इनका जो प्रोटेस्ट है वो ये चल रहा है कि दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को टाइगर रिजर्व क्यों डिक्लेयर कर दिया गया। अभी इदू मिश्मी जो है ये ट्रेडिशनल हंटर्स हैं, हंटर कम्युनिटी के लोग हैं। अब ये एक चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं इयूइना। ये क्या होता है इयूइना, या फिर आप इसको आयुइना भी कह सकते हो। ये एक बिलीफ सिस्टम है इनका विद स्ट्रिक्ट टैबूज एंड मिथ्स। इनकी ये सोच है विद स्ट्रिक्ट टैबूज एंड मिथ्स लाइक कंप्लीट प्रोहिबिशन ऑन किलिंग टाइगर्स। ये क्योंकि टाइगर्स को इनकी ट्राइब के लोग जेन्युइन तरीके से अपना बड़ा भाई समझते हैं कि अगर ये यहां पर रह रहे हैं, तो वो इनके एल्डर ब्रदर से जो उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। कभी मतलब अगर आप न्यूज़ को ट्रैक करोगे आप देखोगे कभी कभार इनके कम्युनिटी के लोगों के ऊपर टाइगर अटैक्स हो भी जाते हैं, और उस टाइगर अटैक में कभी कभार लोग मर गए मान लो, लेकिन वो भिड़ते नहीं है। टाइगर के लिए इज्जत इतनी है इस कम्युनिटी में, ये पलटकर वार नहीं करते, सिर्फ अपने आप को उस अटैक से प्रोटेक्ट करते हैं। देखो, एक होता है जब हम एक वर्ड का इस्तेमाल करते हैं ना, फाइट में आप अपनी जान बचाने के लिए सामने वाले अपोनेंट को भी नुकसान पहुंचाते हो। एक होता है अपने आप को प्रोटेक्ट करना, जिसको आप एक शब्द से जानते हो सेल्फ डिफेंस। उसमें ये पलटवार नहीं करते हैं टाइगर के ऊपर। इदू मिश्मी लैंग्वेज जो है यूनेस्को की लिस्ट में उसको एंडेंजर्ड माना गया। अब मुझे आप लोग एक बात बताओ, यूनेस्को की जो लिस्ट आती है, यूनेस्को जब भी लिस्ट जारी करता है तो यूनेस्को तो इस पर्पज से लिस्ट जारी करता है कि कोई भी जो साइट है, कोई भी जो जगह है, उसको हमें डिक्लेयर करना है एज अ हेरिटेज साइट। यूनेस्को लैंग्वेज को कब से डिक्लेयर करने लगा एज एंडेंजर्ड या फिर वल्नरेबल? बताओ, इस वाली लाइन में कोई फॉल्ट है क्या? बोलो। जैसे इधर लिखा हुआ है ना कि इदू मिश्मी लैंग्वेज जो है वो एंडेंजर्ड मानी गई है बाय यूनेस्को।
तो यूनेस्को ये वाला काम फाइका कब से करने लगा? अरे कह रही पहले से ही। देखो यूनेस्को ना दो चीज़ों की प्रोटेक्शन करता है। कल्चरल हेरिटेज की तो प्रोटेक्शन करता ही है, लेकिन कल्चरल हेरिटेज के दो पार्ट्स होते हैं। ये नाम सुना है कभी? टेंजिबल एंड इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। फाइका, आप लैंग्वेज को टच कर सकते हो? हमारे घर में हम तो नहीं कर सकते, आपके घर का पता नहीं। किसी एक हेरिटेज साइट को टच कर सकते हो? यूनेस्को इंटेंजिबल और टेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की प्रोटेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, दोनों। ठीक है, टेंजिबल भी और इंटेंजिबल भी। फिर हम बात करते हैं सिंगपो ट्राइब के बारे में। सिंगपोज जो है, दे इनहेबिट अरुणाचल प्रदेश एंड असम। इन्हीं को माना जाता है भारत के अंदर असली चाय पीने की शुरुआत जिसने करी, असली चाय को जिसने इंट्रोड्यूस करा। चाय क्या है, कैसे बनती है, कैसे पीते हैं, कौन सी पत्तियां होती है जिसको हम कहते हैं कि ये चाय की पत्ती है, सिंगबो ट्राइब मानी जाती है। इनके पास ये दर्जा है दैट दे आर कंसिडर्ड एज ओरिजिनल टी ड्रिंकर्स इन इंडिया फ्रॉम इंडिजिनस टी प्लांट्स, जो इनके पाए जाते थे अरुणाचल प्रदेश और असम के आसपास। रॉबर्ट ब्रूस डिस्कवर्ड दिस फैक्ट विच लेड टू द स्टार्ट ऑफ टी इंडस्ट्री इन असम। और असम के अंदर क्या होते हैं? टी गार्डन्स होते हैं ना। ठकुराइन तो अच्छे से जानती है ये वाली चीज है ना, टी गार्डन्स। और टी गार्डन्स में जो एग्रीकल्चर लैंड होते हैं वो कैसे होते हैं? टेरेस फार्मिंग होती है यहां पर। हिंदी में हम इनको क्या बोलते हैं? हिंदी में हम इनको क्या बोलते हैं? चाय के बाग। और एक डिस्प्यूट याद है आपको मेरे ज्योग्राफी के लेक्चर से, एक हुआ था असम के चीफ मिनिस्टर वर्सेस पार्लियामेंट के बीच में, कि असम से लेकर गुजरात तक लगभग सूर्योदय और सूर्यास्त होने में 1 घंटा 45 मिनट या लगभग 2 घंटे लग जाते हैं। तो उन्होंने डिमांड करी थी कि चाय बागान टाइम जोन एक बनाया जाए। जैसे दूसरी कंट्रीज में मल्टीपल टाइम जोन्स होते हैं, भारत के अंदर 2 टाइम जोन्स होने चाहिए। एक टाइम जोन कौन सा चल रहा है हमारे देश में? आईएसटी, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। दूसरी डिमांड ये आई थी, देयर शुड बी अ चाय बागान टाइम जोन। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस प्रस्ताव को मानने से मना कर दिया था। और भी ट्राइब्स हैं दोस्तों नॉर्थ ईस्ट की, हम उसको डिस्कस करेंगे आराम आराम से। ठीक है, रश में कोई एक बड़ा लेक्चर हम नहीं बनाएंगे इसका। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।